नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने 30 मई को पहली बार अपने तिमाही नतीजे जारी किए, जिनसे निराशा ही हाथ लगी है। चौथी तिमाही में LIC की नेट प्रीमियम आय 1,22,291 करोड़ से करीब 18% बढ़कर 1,44,000 करोड़ रुपए के आसपास रही, पर इस दौरान कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 17.5% के आसपास की कमी देखने को मिली है। बावजूद इसके कि FY22 में कंपनी की शेयर बाजार से कमाई करीब 16.5% बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए पर रही है। LIC की सॉल्वेंसी रेशियो तो 1.76 गुना से बढ़कर 1.85 गुना पर रही, पर 13 महीने की परसिस्टेंसी रेशियो करीब 74% से घटकर 70% के भी नीचे चली गई। साथ ही कंपनी ने केवल ₹1.5 प्रति शेयर का ही डिविडेंड दिया है। खराब नतीजों के बाद 31 मई को LIC का शेयर 3% से ज्यादा लुढ़का था। इस गिरावट के बाद कंपनी 5वीं सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी का खिताब खोकर अब 7वें पायदान पर फिसल गई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मई 2022 में जारी ऑटो बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक टाटा मोटर्स दोबारा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी का मुकाम हासिल कर लिया है। टाटा मोटर्स ने हुंडई को पछाड़ ये मुकाम हासिल किया है। मई में टाटा मोटर्स ने 43,341 के मुकाबले हुंडई ने 42,293 गाड़ियां ही बेची हैं। साथ ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड के सानन यूनिट को खरीदने के लिए करार भी कर लिया है। टाटा मोटर्स की EV सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEML के जरिए यह करार किया गया है। इस डील से टाटा मोटर्स को क्षमता विस्तार के साथ साथ EV सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। 30 मई को टाटा मोटर्स का शेयर करीब 3% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस हफ्ते 3 दिग्गज एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा पर जुर्माना लगाया है। बोइंग 737 मैक्स विमानों के पायलट्स की फॉल्टी सिमुलेटर पर ट्रेनिंग के चलते स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले महीने DGCA ने स्पाइसजेट के 90 पायलट्स की सही तरीके से ट्रेनिंग न होने से मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने की रोक लगा दी थी। साथ ही 7 मई को एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्ड करने से रोक लगाने के चलते इंडिगो पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी तरह सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते 2 जून को विस्तारा पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 31 मई को इंडिगो का शेयर करीब 2.25% चढ़कर, पर स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 16 संदिग्ध एंटिटीज पर 30 से ज्यादा शहरों में छापेमारी की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग मामले में चल रही जांच के चलते ये छापेमारी महाराष्ट्र और गुजरात में की गई थी। 2 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि एक्सिस AMC ने फ्रंट रनिंग जैसे घोटाले के आरोप के चलते अपने 2 फंड मैनेजर्स वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल को नौकरी से निकाल दिया है। चूंकि फंड हाउस बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं और किसी भी व्यक्ति को इन सौदों की पहले से जानकारी होने से बड़ी मात्रा में मुनाफा हो सकता है या घाटे से बचा जा सकता है। किसी फंड हाउस से पहले शेयरों में ट्रेडिंग को फ्रंट रनिंग कहते हैं। 30 मई को एक्सिस बैंक का शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था। 5वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट सेक्टर में धमाकेदार एंट्री के बाद अडानी समूह की दिग्गज कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने अब ड्रोन सेक्टर में एंट्री की घोषणा की है। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने सब्सिडरी अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के जरिए ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में 50% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। यह डील 31 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण के बाद अदानी समूह जनरल एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को सॉल्यूशंस मुहैया करवाएगा। 30 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर, सीमेंट ड्रोन के बाद अब अडानी समूह की मेट्रो ब्रांड के तहत कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर चलाने वाली जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो एजी के भारत के कारोबार पर नजर है। हालांकि अडानी ग्रुप के अलावा स्विगी, रिलायंस रिटेल और थाईलैंड का CP ग्रुप भी इसमें आंशिक या पूरी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में है। 2003 में भारत में एंट्री के बाद बढ़ते कंपटीशन और कारोबार को बनाए रखने के लिए बड़े निवेश की जरूरत को देखते हुए मेट्रो एजी भारत में अपना कारोबार समेट रही है। इस डील में अदानी समूह को रिलायंस मार्केट ब्रांड के तहत कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर चलाने वाली RIL से बड़ी टक्कर मिलेगी। RIL को इस डील से ज्यादा बड़े बाजार पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। 30 मई को RIL का शेयर 3.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी RIL की सब्सिडरी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड यानी RBL ने इटली की कंपनी प्लास्टिक लेग्नो के भारत के टॉय कारोबार में 40% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है।
इस डील से आरआईएल को दो तरफा फायदा होगा। एक तो आरबीएल के टॉय कारोबार का वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा और दूसरा कंपनी की सप्लाई चेन का भी विस्तार होगा। प्लास्टिक लैग्नो ने 2009 में मजबूत प्रोडक्शन हब डेवलप करने के लिए भारत में अपना टायर कारोबार शुरू किया था। आठवीं खबर, देश की सबसे बड़ी लिकर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने करीब 32 प्रीमियम ब्रांड्स को सिंगापुर की कंपनी इनब्रू को बेचने के लिए करार किया है। दोनों कंपनियों के बीच 820 करोड़ रुपए में यह सौदा पूरा होगा। इनमें हेवर्ड्स, ओल्ड टेवन, व्हाइट मिस्चीफ, हनी भी, ग्रीन लेबल और रेमनॉफ जैसे ब्रांड शामिल हैं, पर इसमें कंपनी के दो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले ब्रांड्स मैकडॉवेल्स और डायरेक्टर स्पेशल शामिल नहीं हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने मुनाफा बढ़ाने और प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस की रणनीति के तहत यह डील की है। 30 मई को यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 9वीं खबर, कर्ज से जूझ रहे फ्यूचर ग्रुप और उसके प्रमोटर किशोर बियानी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाता बियानी परिवार की ओर से दी गई गारंटी को बेचकर अपना पैसा वसूलने पर विचार कर रहे हैं। बियानी और उनके परिवार व फ्यूचर रिटेल ने बैंकों से लोन लेने के लिए निजी संपत्तियां गिरवी रखी हैं। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप पर करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक फ्यूचर ग्रुप का फोरेंसिक ऑडिट करा सकते हैं और ऑडिट के नतीजों के आधार पर तय किया जाएगा कि बियानी को विलफुल डिफॉल्टर का टैग देने की प्रक्रिया शुरू की जाए या नहीं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ऐसे कर्जदारों से होता है जो कर्ज चुकाने की क्षमता होने के बावजूद बैंकों की रकम वापस नहीं करते हैं। साथ ही दूसरी खबर में किशोर बियानी की लॉजिस्टिक्स कारोबार बेचने के लिए आरआईएल और फैशन कारोबार बेचने के लिए अजीम प्रेमजी समेत 3 निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। 30 मई को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति ने वित्त वर्ष 2023 में 25% वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा होने पर कंपनी का सालाना उत्पादन 20 लाख यूनिट के पार और साथ ही साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर कंपनी को सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई समय पर मिल जाती है और कंपनी अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तो यह बीते एक दशक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल करने वाली कंपनी बन जाएगी। कंपनी की मार्केट शेयर को दोबारा हासिल करने के लिए सभी कैटेगरी में नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना है। नए मॉडल लॉन्च करने के साथ साथ कंपनी की अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएनजी गाड़ियों पर भी भारी मात्रा में निर्भरता होगी। इस हिसाब से कंपनी की हर महीने औसतन करीब 1.25 लाख गाड़ियों के उत्पादन की योजना है। 30 मई को मारुति का शेयर करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था। 11वीं खबर, लिस्टेड कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट ने दिवालिया प्रक्रिया से बचने के लिए अपने लेंडर्स यानी कर्जदाताओं को 2300 करोड़ रुपए का भुगतान कर वन टाइम सेटलमेंट करने की पेशकश की है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी पर 5,344 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे कंपनी के लेंडर्स ने कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को कई बार खारिज कर दिया था और फरवरी में आरबीआई से कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी भी दी थी। आपको बता दें कि आईबीसी के नियमों के तहत किसी वित्तीय कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत केवल आरबीआई ही कर सकता है। साथ ही दूसरी खबर में रेलिगेयर एंटरप्राइजेस और रेलिगेयर फिनवेस्ट ने 10.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर सेबी के साथ पैसों की हेराफेरी से जुड़ा मामला सेटल कर लिया है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस ने करीब 5.5 करोड़ और रेलिगेयर फिनवेस्ट ने करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 1 जून को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर निचले स्तरों से रिकवरी के बाद सपाट बंद हुआ था। 12वीं खबर, दिग्गज स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने ग्रुप की 2 कंपनियों को खुद में विलय करने की घोषणा की है। इन दोनों कंपनियों में जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स यानी जेआईएसपीएल और क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स लिमिटेड यानी सीएसएसएल शामिल है। इस विलय के साथ में मिलकर काम करने के फायदों के अलावा एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। मर्जर के तहत शेयरधारकों को जेआईएसपीएल के 21 शेयरों के बदले जेएसडब्ल्यू स्टील का 1 शेयर मिलेगा और क्रिक्सेंट के 2 शेयरों के बदले जेएसडब्ल्यू स्टील के 3 शेयर मिलेंगे। कंपनी ने यह विलय अगले 12 महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई है। 30 मई को खबर आने के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर करीब 2% और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स का शेयर करीब 18% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक देश की तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियां वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में मोबाइल टैरिफ की दरों को बढ़ा सकती हैं। ऐसा होने पर वित्त वर्ष 2023 में टेलीकॉम कंपनियों की आय में 20 से 25% की ग्रोथ का अनुमान है। नेटवर्क और स्पेक्ट्रम में निवेश के लिए इन कंपनियों के आरपू यानी प्रति यूजर औसत आय में बढ़ोतरी अनिवार्य है। अगर कंपनियां टैरिफ नहीं बढ़ाती हैं तो उनकी सेवाओं में खराबी आ सकती है। दिसंबर 2019 से कंपनियों ने कई सालों बाद टैरिफ में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी। 1 जून को खबर आने के बाद वोडाफोन का शेयर करीब 2% और एयरटेल का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 14वीं खबर, ऑटो कंपनी M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस यानी TASPL में अपना पूरा करीब 3.25% हिस्सा
45 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। फिलहाल M&M के पास TASPL के 3.32 लाख इक्विटी शेयर और 100 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये सौदा 22 जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। 31 मई को M&M का शेयर करीब 3.5% चढ़कर बंद हुआ था और 2 जून को शेयर ने 1057.95 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 15वीं खबर, इंडियाबुल्स ग्रुप के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यारी ने बीते 1 महीने में अपने करीब 150 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। ये कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 60% हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यारी का कर्मचारियों को निकालने का फैसला ग्रुप की दूसरी कंपनी धनी सर्विसेज के साथ मर्जर की तैयारी का हिस्सा है। यारी के कर्मचारी के मुताबिक कंपनी ने रातों रात कारोबार बंद करने और कर्मचारियों को धनी में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। 1 जून को धनी सर्विसेज का शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, शेयर बाजार में लिस्टेड और स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी बालाजी एमीन्स के बोर्ड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स यानी BSCL को IPO लाने की मंजूरी दे दी है। इस IPO के जरिए कंपनी को फ्रेश इशू के जरिए 250 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी और कुछ मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए भी अपने शेयर बेचेंगे। मार्च 2021 तक बालाजी एमीन्स की BSCL में 55% हिस्सेदारी थी। 2021 के दौरान बालाजी स्पेशलिटी केमिकल ने 181 करोड़ रुपए की आय और करीब 12 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। 2 जून को बालाजी एमीन्स का शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनी ग्रीव्स कॉटन ने घोषणा की है कि अब्दुल लतीफ जमील कंपनी में $15 करोड़ या 1160 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश कंपनी की सब्सिडरी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किया जाएगा। सौदे के बाद जमील का ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में करीब 36% और ग्रीव्स कॉटन का करीब 61.5% हिस्सा होगा। यूएस की ईवी बनाने वाली कंपनी रिवियन के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक जमील फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। जमील डील से मिली रकम का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट्स बनाने और ब्रांड को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर होगा। 2 जून को ग्रीव्स कॉटन का शेयर ऊपरी स्तरों से बढ़त गंवाकर 2% के आसपास चढ़कर बंद हुआ था। 18वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप ने TMRW यानी टुमारो के नाम से एक नई हाउस ऑफ ब्रांड्स एंटिटी का गठन किया है। अगले 3 साल में टुमारो फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में 30 से ज्यादा ब्रांड्स को खरीदेगा या स्थापित करेगा। इस नए कारोबार का नेतृत्व और उसे बढ़ाने के लिए फेसबुक, बेन और कलारी कैपिटल के पूर्व अधिकारी प्रशांत अलुरू को CEO और को-फाउंडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। कंपनी की ओर से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक टुमारो भारत की डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C ग्रोथ के अगले चरण को इनेबल करेगा। 2025 तक D2C सेगमेंट के बढ़कर $100 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, एडटेक स्टार्टअप फ्रंट रो ने अपने 145 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने पूंजी की कमी का हवाला देते हुए इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। निकाले गए लोग कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या का 30% हिस्सा हैं। कंपनी के मुताबिक निकाले गए ज्यादातर कर्मचारी सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट टीम से हैं। इस साल कर्मचारियों को नौकरी निकालने वाले ये चौथा एडटेक स्टार्टअप है। इससे पहले अनअकैडमी, वेदांतु और लीडो लर्निंग भी छटनी कर चुके हैं। दूसरी खबर, फ्रंट रो के अलावा गेमिंग यूनिकॉर्न MPL ने भी अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। ये कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 10% हिस्सा हैं। IPL का सीजन खत्म होने के अगले ही दिन कंपनी ने ये घोषणा की थी। इसके अलावा कंपनी ने इंडोनेशिया से भी अपना कारोबार समेटने का फैसला लिया है। कंपनी के को-फाउंडर्स ने कहा कि किसी भी कीमत पर ग्रोथ के बजाय अब बाजार का मुनाफे के साथ ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है। यही कारण है कि ये जो कठिन फैसला है वो कंपनी की ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में MPL समेत भारतीय स्टार्टअप्स 6000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की मदद करने के लिए इंडियन स्टार्टअप्स आउटप्लेसमेंट फर्म्स की मदद ले रहे हैं। आउटप्लेसमेंट फर्म्स छटनी किए गए कर्मचारियों को CV बनाने और नौकरी दिलाने में मदद करती हैं। वेंचर कैपिटल फंडिंग में कमी के कारण 2022 में करीब 7 से 8 हज़ार लोगों की नौकरी जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शेयर बाजार में उठापटक के चलते स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल से मिलने वाली फंडिंग में कमी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों की ओर से कोर कारोबार और मुनाफे पर फोकस बढ़ाने के दबाव के मद्देनजर आने वाली कुछ तिमाहियों में भी इंडियन स्टार्टअप्स 5000 और कर्मचारियों को निकाल सकते हैं। चौथी खबर,
D2C पर्सनल केयर ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $5 करोड़ की रकम जुटा ली है। मुंबई के स्टार्टअप में एल कैटरटन के एशिया फंड ने फंडिंग का नेतृत्व किया है। इस फंडिंग राउंड में A91 पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल और इंडिया कोशन जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। 2015 में स्थापित इस स्टार्टअप ने D2C ब्रांड के तौर पर शुरुआत की थी, पर अब इसके 550 से ज्यादा शहरों में 40,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स होने का दावा है। शुगर कॉस्मेटिक्स लिप्स, आईज, फेस, नेल्स और स्किन कैटेगरी से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचता है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव डेटा इनसाइट स्टार्टअप सिनेप्टिक ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $2 करोड़ की राशि हासिल कर ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वेलर इक्विटी पार्टनर्स ने किया। इस रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट इनोवेशंस में निवेश करने, डेटा वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप्स और की ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स में अपने टीम्स को एक्सपांड करने पर किया जाएगा। सिनेप्टिक मशीन लर्निंग और फाइनेंस को जोड़कर डिसीजन मेकर्स को सोफिस्टिकेटेड ऑल्टरनेटिव डेटा इंसाइट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। छठी खबर, रिटेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाने वाली वेंडेकिन टेक्नोलॉजीज ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $8.5 करोड़ की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व बेटर कैपिटल ने किया। इसके अलावा टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी के फैमिली ऑफिस और टेक महिंद्रा के ही पूर्व वाइस चेयरमैन और MD विनीत नायर ने के फैमिली ऑफिस ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया है। रकम का इस्तेमाल R&D और टेक्नोलॉजी टीम्स में निवेश पर होगा। साथ ही कंपनी ने US, यूरोप में विस्तार के अलावा EV चार्जर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स के अनअटेंडेड कॉमर्स कारोबार में एंट्री की संभावनाएं तलाशने की भी घोषणा की है। सातवीं खबर, स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म स्ट्राइड1 ने $250 करोड़ की रकम जुटाई है। ये रकम इक्विटी और बैंकों से कर्ज के जरिए जुटाई गई है। इक्विटी के जरिए निवेश का नेतृत्व एलवर इक्विटी ने किया। स्ट्राइड1 ने स्टार्टअप्स की सप्लाई चेन के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म तैयार किया, जिससे स्टार्टअप्स विस्तार कर सकें और अपने कारोबार को बढ़ा सकें। कारोबार शुरू करने के 6 महीने के अंदर स्ट्राइड1 के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $200 करोड़ के पार निकल गए थे। कंपनी ने हाल में टेक फर्म एजक्रेड प्लेटफॉर्म को खरीदा है और 2022 में और भी टेक फोकस अधिग्रहण करने की योजना है। आठवीं खबर, फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $5 करोड़ या 387 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व टाइगर ग्लोबल ने किया। इस फंडिंग राउंड में मूरे स्ट्रेटेजिक वेंचर्स और इनसाइट पार्टनर जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही GMO वेंचर पार्टनर्स की ओर से कंपनी को नया निवेश भी मिला है। इस राउंड के बाद स्लाइस के वैल्यूएशन $1.5 अरब के पार चले गए हैं। नौवीं खबर, केमिकल फ्री उत्पादन पर फोकस करने वाली एग्रीटेक स्टार्टअप न्यूट्रीफ्रेश ने प्री सीरीज सीड फंडिंग राउंड में $50 लाख की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व थियोडर क्लियरली, संदीप बमर, स्काई कोर्ट्स और मैथ्यू सेरियक ने किया। रकम का इस्तेमाल केमिकल फ्री फार्म ऑपरेशंस को बढ़ाने और इंटीग्रेटेड फार्म टेक प्लेटफॉर्म बनाने पर किया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार नजर डालते हैं। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनीनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते आपसे
फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।